नमस्कार आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम यूनिट 4 और लास्ट यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करेंगे। ये सेमेस्टर फर्स्ट की सिलेबस है। तो यूनिट 4 का सिलेबस आपका ये है कि सबसे पहला टॉपिक आपका ब्रीच, जो बात करता है ब्रीच क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट 3 में हमने ब्रीच समझा था, जिसमें दो टाइप्स होते थे, एंटिसिपेटरी एंड एक्चुअल ब्रीच। तो इसी को एलेबरेट करना है। उसके बाद सेकंड आपका रेमेडीज क्या होती है, रेमेडीज, डैमेजेस एंड क्वांटम मेरिट। थर्ड आपका क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं 12 मार्क्स में बात करूं तो ये आपके लिए 12.5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट 5 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है, बट समटाइम्स इसको क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच से लिंक करके 12.5 में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स व्हेन वन पार्टी फेल्स टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस एज पर टर्म्स ऑफ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी को गुड्स सप्लाई करने थे, ए को पेमेंट करनी थी। अब क्या हुआ, इसमें ब्रीच में से, ब्रीच वाले केसेस में दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी ब्रीच कर सकती है, ठीक है। अब मान लीजिए ए पेमेंट नहीं देता या बी गुड्स नहीं देता, तो उस केस में हम बोलेंगे कि इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाई ए और बी एज पर द केस। जो भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग या तो ए ब्रीच कर सकता है या तो बी ब्रीच कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अब टाइप्स ऑफ ब्रीच समझना होगा। सबसे पहले एक्चुअल ब्रीच, जो रियल सेंस में, मान लीजिए ये गुड्स डिलीवर होने थे 10 दिसंबर 2024, ये गुड्स इस डेट को डिलीवर होने थे बट नहीं हुए, तो इसको बोलेंगे एक्चुअल ब्रीच, कि जो सच में हुआ है कि भाई जिस डेट तक गुड्स आने थे वो गुड्स आए नहीं, तो उसको हम बोलेंगे एक्चुअल ब्रीच। इसमें एग्जांपल, ए एग्रीज टू डिलीवर 100 बैग्स ऑफ राइस टू बी, ठीक है, ऑन मार्च 1st। इफ A does not deliver the rice by agreed date, this is an actual breach and B can seek remedies under the law। अगर A ने गुड्स डिलीवर नहीं किए, हमारे वाले केस में B ने, ठीक है, तो जो भी ब्रीच हुआ, जिस डेट में गुड्स डिलीवर करने थे उस डेट तक अगर गुड्स डिलीवर नहीं हुए तो वो ब्रीच जो होगी वो एक्चुअल ब्रीच काउंट होगी, ठीक है। उसके बाद एंटिसिपेटरी ब्रीच, जो कि होती है एंटिसिपेशन, जहां पे एक्चुअल में वो जिस डेट को वो चीज एक्चुअल में ब्रीच हो जाती, वो डेट अभी आ ही नहीं है बट एंटिसिपेशन हो गया है कि भाई मोस्ट प्रोबेबली, यहां पे प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि जहां तक उम्मीद है वहां तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्रोविजन क्या है, सेक्शन 39 बात करता है एंटिसिपेटरी ब्रीच की, जहां पे बिफोर ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस वन पार्टी इंडिकेट्स देयर अनविलिंगनेस और इनएबिलिटी टू परफॉर्म, ठीक है। यहां पे क्या है, ए और बी को गुड्स देने थे, ए को पेमेंट करनी थी, ठीक है। तो बी ने क्या करा, सपोज ये 1 मार्च को डिलीवर होने थे गुड्स, तो बी ने क्या करा, 20 फेब को ए को बोला कि भाई ये गुड्स अभी मेरे पास 1 मार्च तक पहुंचने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है, तो मैं उम्मीद है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा फुलफिल। तो उस केस में क्या होगा, इसको बोलेंगे एंटिसिपेटरी ब्रीच, की अभी डेट आई नहीं है, ब्रीच हुआ नहीं है बट चांसेस ऐसे हैं, या फिर बी ने ऐसी अनविलिंगनेस दिखा दी कि भैया ये नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट। तो उस केस में क्या है, जो सेक्शन 39 है वो एग्रीड पार्टी को कुछ राइट्स देता है। सबसे पहला, टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली एंड क्लेम डैमेजेस। ए चाहे तो, अब क्योंकि ए को तो गुड्स चाहिए क्योंकि उसको फ्यूचर डील करनी है, ठीक है, तो ए चाहे तो इंस्टेंटली उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है और बी से डैमेजेस क्लेम कर सकता है, जो भी उसको टर्मिनेट के चार्जेस पड़े होंगे, मतलब जो भी उसको लॉस हुआ होगा उसके लिए वो बी से क्लेम कर सकता है। उसके सेकंड, वेट अंटिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस टू टेक एक्शन। या तो ए 1 मार्च तक का वेट करे कि भाई अगर देखते हैं कि उम्मीद है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आ ही जाए, तो अगर बी परफॉर्म कर देगा तो हो सकता है कि उसको वो चीज ना ही फेस करनी पड़े ब्रीच वाली, तो इसलिए वो वेट भी कर सकता है कि हो सकता है परफॉर्मेंस हो जाए, ठीक है। इसका एग्जांपल, ए एग्रीज टू सेल अ मशीन टू बी ऑन 1 जून, ऑन May 20th A inform B that they will not deliver the machine. B can terminate the contract and sue for damages immediately or wait until 1st June to claim the remedy. वेट भी कर सकता है, अगर नहीं हुआ तो रेमेडी क्लेम करेगा, या फिर इंस्टेंटली भी रेमेडी क्लेम किया जा सकता है, ठीक है। अब रेमेडीज क्या है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, पहला रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 64 बात करता है रिसेशन की, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो। द एग्रीड पार्टी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। मान लीजिए ए और बी वाले केस में बी अगर गुड्स डिलीवर करने से मना कर दे तो ए जो है वो टर्मिनेट, रिसाइंड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, और ए को पेमेंट भी फिर नहीं करनी होगी। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो किस बात की पेमेंट, ठीक है। ए प्रॉमिस
to paint B's house by April 15th but does not show up. B resigns the contract and hires another painter. तो A की कोई भी उसमें चार्जेस नहीं बनेंगे या A का कोई भी उसमें डैमेजेस क्लेम का कोई राइट नहीं बनता, ठीक है। सेकेंड है डैमेजेस। सेक्शन 73 बात करता है डैमेजेस की। अब डैमेजेस के पहले टाइप समझने होंगे। ऑर्डिनरी डैमेज, ठीक है, कंपनसेशन फॉर लॉसेस नेचुरली अराइजिंग फ्रॉम द ब्रीच। चलो इसका एग्जांपल पढ़ते हैं पहले। A contracts with B to supply goods worth rupees 10,000 rupees. B fails to supply and A buys the good from another seller for rupees 12,000. A ने B से कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें B गुड्स देने वाला था 10,000 रुपीज़ के, ठीक है, बट B नहीं दे पाया तो A को C से परचेज करने पड़ गए रुपीज़ 12,000 रुपीज़ के, ठीक है। तो 12,000 रुपीज़ के में अगर डिफरेंस देखेंगे तो 2,000 रुपये का डिफरेंस पड़ा, 2,000 रुपये महंगा पड़ा। तो इसमें डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेजेस में 2,000 रुपीज़ जो हैं वो ऑर्डिनरी डैमेज है, ठीक है। स्पेशल डैमेज, लॉस अराइजिंग फ्रॉम स्पेशल सर्कमस्टांसेस। इसमें A hires B to deliver machinery needed for a factory setup. B fails to deliver, causing A's factory to remain non-operational. If A had informed B of urgency, A can claim losses caused by factory's delay. इसका मतलब अगर मशीन नहीं डिलीवर हो पाई तो उस केस में ए की फैक्ट्री वहां पे वर्किंग नहीं हुई, यहाँ पे सिर्फ उसको मशीन दूसरे से लेनी पड़ी ऐसा कुछ नहीं है, बट उसकी फैक्ट्री वहां पे वर्क नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जो उसकी फैक्ट्री प्रोड्यूस करती जितने दिन वो वर्क नहीं कर पाई उसका डैमेजेस वो क्लेम कर सकता है बी से, अगर उसने अर्जेंसी की बात की है तो जो फैक्ट्री ना चलने की वजह से डिले हुआ तो उस डिले को क्लेम किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जेम्पलरी डैमेज। एग्जेम्पलरी मतलब जहां पे डैमेज की अमाउंट इतनी बड़ी होती है कि जो डैमेज भर रहा होता है उसको बहुत महसूस होता है कि उसने कोई डैमेज भरा, ठीक है। तो एग्जेम्पलरी डैमेज में क्या आता है, अवॉर्डेड इन केस ऑफ ब्रीच इन्वॉल्विंग रॉन्गफुल मोटिव्स सच एज ब्रीच ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और रेपुटेशनल हार्म। जहां पे रेपुटेशनल हार्म हुआ है, सपोज दैट कि ए और बी के बीच में शादी होनी थी, इन्होंने गेस्ट हाउस वगैरह सब कुछ कर लिया, बुकिंग हो गई, सारी चीजें हो गई, बट बी ने मैरिज तोड़ दी, ठीक है। तो उसलिए जो बहुत बड़े लेवल पे हार्म होता है उस केस में जो डैमेजेस होते हैं वो एग्जेम्पलरी डैमेजेस होते हैं, ठीक है। एग्जांपल पढ़ते हैं। अ पब्लिशर फेल्स टू पब्लिश बीज बुक एज प्रॉमिस्ड कॉजिंग रेपुटेशनल हार्म टू बी। एक पब्लिशर ने प्रॉमिस किया था बी की बुक को पब्लिश करने के लिए, बट वो पब्लिश नहीं कर पाया, तो जिसकी वजह से बी को लॉस हुआ, तो कोर्ट में अवॉर्ड एग्जेम्पलरी डैमेजेस, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये आपका सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नहीं है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का है, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो क्या कहती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ तो उस केस में क्या रेमेडीज हैं। रेमेडीज मतलब स्पेसिफिक रिलीफ क्या क्लेम कर सकते हो आप कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में। तो सेक्शन 10 बोलता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जहां पे आप कोर्ट के पास जाते हो और क्लेम करते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराया जाए, ठीक है। इसमें क्या प्रोविजन है, द कोर्ट ऑर्डर्स द डिफॉल्टिंग पार्टी टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन व्हेन डैमेजेस आर इनएडिक्वेट एज रेमेडी। जहां पे डैमेजेस की रेमेडी इनएडिक्वेट होती है वहां पर कोर्ट ऑर्डर करता है कि आप भैया अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, जो आपकी ड्यूटी थी उसको फुलफिल करो एज पर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अ यूनिक पेंटिंग टू बी। If A refuses, B can approach the court for specific performance because the painting is irreplaceable. यूनिक है तो रिप्लेस नहीं की जा सकती, इसलिए उसको स्पेसिफिकली उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इंजंक्शन मतलब रोकना, किसी भी चीज को स्टे करना, इसको हम बोलते हैं स्टे ऑर्डर्स। स्टे ऑर्डर्स आपने काफी जनरली सुना होगा, ये भी हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ही पार्ट है, इंजंक्शन, ठीक है। The court may issue an injunction to prevent a party from doing something that violates the contract. इंजंक्शन ऑर्डर इशू हो सकते हैं, स्टे उसको रोका जा सकता है कि भाई जैसे मान लीजिए इस लैंड के सेल की होने की बात हो रही थी ए और बी का, ये बी का लैंड है, बी ने इस लैंड को सेल करने की बात की और फिर बाद में ब्रीच कर दिया। अब बी इस पे कंस्ट्रक्शन करवा रहा है अपने हिसाब से, बट ये लैंड तो ए को सेल होना चाहिए था, तो कोर्ट के पास ये अप्लाई कर सकता है कि भाई बी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं करा और इस पे कंस्ट्रक्शन करा रहा है तो उसको रोका जाए, तो जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर देगा। एग्जाम्पल, सिंगर एग्रीज टू परफॉर्म एक्सक्लूसिवली फॉर बी फॉर 6 months इफ ए स्टार्ट्स, जो सिंगर है ए स्टार्ट्स परफॉर्मिंग फॉर सी के लिए परफॉर्म कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, बी कैन सीक एन इंजंक्शन टू स्टॉप ए फ्रॉम ब्रीचिंग द एग्रीमेंट। बी जो है एग्रीमेंट रोकने के लिए इंजंक्शन क्लेम कर सकता है कि जिसमें ए को रोका जाए सी के लिए परफॉर्म करने से, ठीक है। उसके बाद क्वांटम मेरिट, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। If one party performs the part of their obligation and the contract is terminated, they can claim payment for work done, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको बोलते बेसिकली दिहाड़ी, डेली वेजेस, ठीक है। एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू बिल्ड अ हाउस फॉर बी, आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ ऑफ द वर्क बी ब्रीचेस द कॉन्ट्रैक्ट, ए कैन क्लेम पेमेंट फॉर
कंप्लीटेड पोर्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, आधी कंस्ट्रक्शन पे रोक दिया गया, तो जितनी कंस्ट्रक्शन हो गई है उसके लिए पेमेंट क्लेम कर सकता है जिसने कंस्ट्रक्शन करवाई है। ठीक है, ये केस लॉज है, आप इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एक्सप्लेनेशन रिलेटेड। उसके बाद रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज क्या है? पहला डैमेजेस, अभी डिस्कस किए, डैमेजेस ले सकते हैं, ऑर्डिनरी डैमेजेस बता दिया जो होते हैं। ठीक है, उसके स्पेशल डैमेजेस भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, स्पेशल डैमेजेस भी डिस्कस्ड हैं, एग्जेम्पलरी और प्यूनिटिव डैमेजेस भी डिस्कस्ड हैं। उसके बाद नॉमिनल डैमेजेस क्या होते हैं? अवॉइडेड व्हेन अ ब्रीच अकर्स बट एग्रीव्ड पार्टी हैज नॉट सफर्ड एनी सब्सटेंशियल लॉस। ब्रीच तो हुआ बट कोई बड़ा हार्म नहीं हुआ। एग्जांपल, A agrees to deliver non-essential item to B but fails to do so. If B suffers no financial loss, then they may receive a small amount as nominal damages. ठीक है भाई, दूध लेने गया A B से, मिल्क डिलीवर करने से फेल हो गया, ये इसने प्रॉमिस किया शाम को 8 बजे देगा बट फेल हो गया, ऐसा कोई सब्सटेंशियल लॉस नहीं हुआ, तो इसलिए जो नॉमिनल छोटी कॉस्ट अमाउंट, छोटा अमाउंट, उसको कंपनसेशन के रूप में मिल सकता है। उसके बाद लिक्विडेटेड डैमेजेस, अब प्री डिटरमाइंड सम एग्रीड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ गुड्स का, तो उसमें एक हमने क्लॉज डाल दिया कि अगर मान लीजिए ब्रीच होता है तो जिसकी वजह से ब्रीच हो रहा है उसको 50,000 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लिक्विडेटेड सम्स, जो ऑलरेडी डिसाइडेड है। ठीक है, तो एग्जांपल, अ कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू कंप्लीट कंस्ट्रक्शन बाय December 1st, द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज 1000 रुपीज पर डे एज कंपनसेशन फॉर डिले। इफ द कॉन्ट्रैक्टर डिले बाय 10 days देन दे मस्ट पे रुपीज 10,000 रुपीज। ठीक है, कि अगर डिले कर दिया तो 10,000 रुपीज देना पड़ेगा, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, एक परफेक्ट सम, एक कैलकुलेटेड सम। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड का मतलब क्या है? जो फिक्स नहीं है। डैमेजेस नॉट प्री डिटरमाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट, द कोर्ट डिटरमाइंस द अमाउंट बेस्ड ऑन एक्चुअल लॉस सफर्ड। A supplier fails to deliver raw materials to a manufacturer causing production loss, the court assesses and award compensation based on actual loss incurred। भी सप्लायर को डिमांड देना था, रॉ मटेरियल देना था, जिसके बेसिस पे प्रोडक्शन होनी थी, रॉ मटेरियल नहीं दे पाए तो प्रोडक्शन क्या होती, तो उसके बेसिस पे कितना लॉस हुआ उसको डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब है एज मच एज अर्न्ड और एज मच एज डिजर्व्ड। मतलब एग्जांपल, इफ, इसका मतलब क्या हुआ? इट अलाउज अ पार्टी टू रिकवर अ रीजनेबल कंपनसेशन फॉर सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइडेड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज either terminated prematurely or not performed in full। या तो प्रीमेच्योर, जब उसको बिल्कुल, जैसे मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट में 10 चीजें थी परफॉर्म करने के लिए, जिसमें से 5 या 6 परफॉर्म करी, 4 रह गई। ठीक है, तो प्रीमेच्योर टर्मिनेशन हो गया। सेकंड, बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, 10 की 10 परफॉर्म नहीं की। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्वांटम मेरिट, जिसमें एज मच एज अर्न्ड और एज मच एज डिजर्व्ड, जो डिजर्व करता था उसको कंपनसेट किया जाता है। ठीक है, quantum merit applies where the contract is partially performed but terminated prematurely। Example, A agrees to build a house for B, A completes half of the work but B wrongfully terminates the contract, A can claim compensation for work done up to termination। जब तक termination हुआ तब तक का वर्क वो क्लेम कर सकता है because he deserves। ठीक है, Second, where the contract is void or unenforceable, A agrees to paint B's house but no formal contract exists। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, जैसे आजकल होता है दिहाड़ी मजदूर को हम लोग करके घर पेंट करवाते हैं, जिसके लिए कोई रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। A completes the work and B refuses to pay, A can claim reasonable compensation for the services because he deserves। ठीक है, when one party prevents completion, A contracts with B to supply goods for 6 months। 6 महीने के लिए गुड सप्लाई करेगा। आफ्टर 2 months बी कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ए कैन क्लेम पेमेंट फॉर गुड सप्लाइड इन दोस 2 month। 2 महीने का जो पेमेंट, जो गुड सप्लाई हुआ उसका जितना पेमेंट बनता है वो क्लेम किया जा सकता है। फिर वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस, जैसे ए परफॉर्म्स इमरजेंसी रिपेयर्स ऑन बीज प्रॉपर्टी विदाउट फॉर्मल एग्रीमेंट, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। इफ बी बेनिफिट्स फ्रॉम द रिपेयर्स, ए कैन क्लेम रीजनेबल कंपनसेशन। इसमें बेसिकली आप एक बेसिक सी आपको चीज देखने को मिलेगी, नो फॉर्मल एग्रीमेंट, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। तो बेसिकली ये जो डेली वेजेस, जो ओरल एग्रीमेंट्स होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, आप देख सकते हैं। ये केस लॉज अपने हिसाब से पढ़ लेंगे, इसमें फैक्ट्स और जो है जजमेंट लिखी हुई है तीनों में। उसके बाद क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, जो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बेसिकली इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलते हैं क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्यों बोलते हैं क्वाज़ी? मतलब जो फॉर्मल इन नेचर नहीं है बट है इनफॉर्मल, बट एज अ कॉन्ट्रैक्ट उसकी इन्फोर्सिबिलिटी होती है। ठीक है, दीज ऑब्लिगेशंस आर कवर्ड अंडर सेक्शन 68 to 72। ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सेक्शन 68 to 72 में क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस्ड है। अब क्या है?
फीचर्स क्या होते हैं? इम्पोज बाय लॉ, ये रिटर्न नहीं होते, ये पार्टीज की विल से नहीं होते, ये लॉ की मर्जी से होते हैं, ठीक है। नो म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट कोई नहीं होती, ये होते हैं आपके ऑब्लिगेशन, इसमें ऑब्लिगेशन होती है, आपकी ड्यूटी होती है, योर ड्यूटी बाउंड, ठीक है। इसमें कोई भी कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। थर्ड, प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट, किसी को अनजस्ट एनरिच होने से रोकते हैं। द प्राइमरी एम इज टू प्रिवेंट वन पार्टी फ्रॉम अनफेयरली बेनिफिटिंग द एक्सपेंस ऑफ अदर। उसके बाद लास्ट है इन्फोर्सिबल बाय लॉ, दो नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन ट्रेडिशनल सेंस दे आर इन्फोर्सिबल एज दे वर कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते बट इन्फोर्स कैन बी इन्फोर्स एज कॉन्ट्रैक्ट, इन्फोर्स करे जा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के जैसे। फॉर्मल नहीं होते, इनफॉर्मल होते हैं, ठीक है। प्रोविजंस क्या है? सेक्शन 68 सप्लाई ऑफ नेसेसरी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 2 में, जिसमें नेसेसरी गुड्स की हमने बात की थी, जहां पे एक पर्सन माइनर को, किसी को अनसाउंड को कोई भी नेसेसरी सप्लाई करता है, तो जब वो मेजर हो जाएगा या वो साउंड माइंड का हो जाएगा तो उसको उसकी नेसेसरीज का जो भी एक्सपेंसेस आया था उसको पे बैक करना होगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 69 पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी, अ पर्सन हु पेज मनी ऑन बिहाफ ऑफ अनदर हु इज लीगली बाउंड टू पे कैन रिसीव द अमाउंट। सपोज ए, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। बी ने कुछ सामान ऑर्डर करा, सेम ऑफिस में वर्क करते हैं। बी ने कुछ सामान ऑर्डर करा, उस वक्त भी अपनी टेबल में मौजूद नहीं था, छुट्टी पे था, लीव पे था। तो जब सामान आया तो ए ने उसको रिसीव कर लिया, उसको पे कर दिया। तो अब ये क्या है? ड्यूटी बाउंड है बी कि जब भी वो वापस आएगा तो ए को पेमेंट करेगा। एग्जाम्पल, अ टेनेंट पेज प्रॉपर्टी टैक्स ओड बाय बी द लैंडलॉर्ड टू प्रिवेंट द प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग सीज्ड, ए कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बी। भाई लैंडलॉर्ड का ड्यूटी होती है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स बनता है उसको पे करना, बट अगर वो नहीं पे करा तो टेनेंट पे कर देगा ताकि प्रॉपर्टी सीज ना हो। तो इस गुड फेथ में उसने पे करा, तो लास्ट में जब भी उसका मन करे तो जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड से रिकवर कर सकता है, बिकॉज टैक्स पे करना है, प्रॉपर्टी टैक्स, वो लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है, ना कि टेनेंट की। उसके बाद सेक्शन 70 obligation of a person enjoying benefits. Example, A mistakenly deliver goods to B who uses them. B is duty bound to pay for goods. जैसे मान लीजिए डोमिनोज से किसी ने पिज्जा ऑर्डर करा, A गया B को गुड्स दे आया, ठीक है। अब B ने वो ऑर्डर नहीं करा था बट पिज्जा खा लिया, पिज्जा उसने खा लिया, तो B को पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। फाइंडर ऑफ गुड्स, A person who finds the good belonging to another is treated as a bailey. ये बेली वाला कंसेप्ट आपके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 में है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको समझाऊंगा। And must take reasonable care of the goods. If expenses are incurred in preventing the goods, the finder is entitled to reimbursement. Suppose A को एक ज्वेलरी मिलती है ₹50 लाख की, ठीक है, नेकलेस मिलता है, नेक पीस, ठीक है। अब वो उसको स्टोर अपने घर में तो कर नहीं सकता, उसको बैंक लॉकर में रखना पड़ता है उसको, जब तक कि उसका रियल ऑनर उसको नहीं मिल जाता। तो बैंक लॉकर में सब उसने 1 ईयर रखा और 1 ईयर के बाद उसको उसका रियल ऑनर मिला, तो ये जो एक्सपेंसेस आए बैंक लॉकर में रखने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो वो उस रियल ऑनर को उसको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। 72 है मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन। जो भी कोर्जन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यूनिट 3 में, कि कोई भी धमकाने से, डराने से, जो भी बिलीव से, जो भी मनी पेड है या मिस्टेक के थ्रू जो पे किया हुआ है उसको रिफंड करना पड़ेगा। ए पेज बी ₹10,000 बिलीविंग इट इज ओड, उसको लगता है कि बी का कर्जा है ए के ऊपर, तो बी जो है रिटर्न करेगा उस 10,000 रुपीज को, ठीक है। इसका एग्जांपल एक और हो सकता है, ए अकाउंट ट्रांसफर कर रहा था बी को, बट अकाउंट नंबर गलती से डल गया सी का, ठीक है। तो ये मिस्टेक है, तो मिस्टेक में सी को जो 10,000 रुपीज हैं वो उसको वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स हो गए सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, फाइंडर ऑफ गुड्स, मिस्टेकन पेमेंट, ठीक है। ये सब क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल हैं। ये केस लॉज हैं, ये आप देख सकते हैं, मोहरी बीवी वाला केस में डिटेल में डिस्कस कर ही चुका हूं, इसको आप देख लेंगे अपने हिसाब से, इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ आपकी यूनिट 4 भी क्लोज हो गई, फिनिश हो गई। आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा फिनिश हो चुका है फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। ऑल द बेस्ट।